हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में ACC 01 जो कि है सामूहिक देखभाल एवं सेवाओं का संगठन, इसके कुछ प्रश्न पे चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। देखिए, आपको जब भी ACC 01 का आएगा, कुछ टर्म आपको समझने वाला होगा। देखिए, आप यदि समझ लेते हैं तो आने वाला कोई भी प्रश्न होगा तो इस टाइप का यदि टर्म उपयोग होता है प्रश्न में तो आप इसको समझ लीजिएगा। आइए देखते हैं। परिभाषित करें। जैसे हो गया क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास किसे कहते हैं? बच्चे में जो क्रियात्मक विकास होता है उसे किसे कहते हैं? देखिए, क्रियात्मक विकास का अर्थ है शिशुओं में मांसपेशियों एवं हड्डियों द्वारा विभिन्न कार्य करने का सामर्थ्य। मतलब कि शिशु जब बच्चे प्रारंभिक अवस्था में रहता है, उस टाइम जो अपने शरीर के अनुसार जो कार्य करता है उसी को क्रियात्मक विकास कहते हैं। जैसे आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई भी बच्चा, उसके सामने कोई खिलौना रखा हुआ है, उस खिलौना को उठाने के लिए वो अपने हाथ बढ़ाता है, तो उसी को वह उस क्रिया को क्रियात्मक विकास कहते हैं। आइए दूसरा टर्म समझते हैं, स्वायत्तता। स्वायत्तता क्या होता है? देखिए, स्वायत्तता से तात्पर्य अपने आप चुनकर अपनी इच्छा अनुसार कुछ करना या न करने का निर्णय स्वयं लेना स्वायत्तता को विकसित करता है। जैसे बच्चा सामने में दो खिलौना रखा हुआ है, दोनों में से उसको जो अच्छा लग रहा है उसको उठाना, तो उसी से स्वायत्तता का विकास होता है बच्चे में। आइए तीसरा टर्म समझते हैं, कूजन। कूजन क्या होता है? देखिए, कूजन कूजन मतलब होता है कि बच्चा जो 1 माह के बाद जो अपने स्वर निकलता है, कूजता है, उसी को कूजन कहलाता है। तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं? देखिए, स्वरों के समान ध्वनियों को कूजन कहते हैं। लगभग 1 महीने की उम्र में शिशु रोने के अलावा कूजन भी करने लगते हैं। समझ गए? अब आइए जानते हैं तार भाषा। तार भाषा किसे कहते हैं? देखिए, तार भाषा दो शाब्दिक वाक्यों में अधिकतर बच्चे कुछ मुख्य शब्द जैसे कि संज्ञा शब्द या विशेषण शब्दों का ही प्रयोग करके सरल और छोटे वाक्य बनाते हैं। जैसे मम्मी साड़ी, बच्चा जो बोलता है मम्मी साड़ी, उसके बाद बोलता है गुड्डू दूधू, भैया कप्पे। कप्पे मतलब कपड़ा हुआ। इन्हीं वाक्यों से वे अपनी सारी बात इस तरह संप्रेषित करते हैं जैसे हम तार भेजते समय करते हैं कि संज्ञा क्रिया विशेषण प्रयोग करते हैं और बाकी शब्द छोड़ देते हैं। इसी कारण दो शाब्दिक वाक्यों को तार की भाषा कहते हैं बच्चे के शब्द में। आइए आगे देखते हैं। देखिए, 5वां टर्म है वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं? देखिए, वृद्धि क्या होता है बच्चे में? वृद्धि से तात्पर्य शरीर के आकार में वृद्धि से है। शरीर में जो आकार में वृद्धि होता है वह वृद्धि होता है। देखिए, वजन जो होता है, वजन लंबाई और आंतरिक अंगों के आकार का बढ़ना ही वृद्धि है। हमारी वृद्धि मात्र आकार में ही नहीं होती बल्कि विकास भी होता है। वृद्धि विकास की वृहत्तर प्रक्रिया का केवल एक पहलू है। शारीरिक परिवर्तनों के दृष्टिगोचर न होने पर भी विकास जारी रहता है। वृद्धि समझ लिए, विकास समझते हैं। विकास क्या होता है बच्चे में? विकास से आप क्या समझ सकते हैं? आइए जानते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, विकास। विकास शब्द का प्रयोग व्यक्ति की उन शारीरिक और व्यावहारिक विशेषताओं में परिवर्तन के लिए किया जाता है जो क्रमानुसार उभरते हैं। इन परिवर्तनों की 3 विशेषताएं हैं। वे प्रगतिशील होते हैं, उनमें क्रमबद्धता होती है तथा वे काफ़ी समय तक टिके रहते हैं। प्रगतिशीलता शब्द से तात्पर्य है कि इन परिवर्तनों की वजह से बालिका को ऐसे कौशल एवं क्षमताएं प्राप्त होती है जो पहले कौशलों से अधिक जटिल, उत्कृष्ट एवं प्रभावशाली हैं। देखिए, यहाँ बालिका शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बालिका शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि बालक मतलब लड़का से ज़्यादा लड़कियों में विकास होता है, तेजी से विकास होता है, इसलिए कहीं पर भी देखिएगा तो बालिका का ही ज़्यादा प्रयोग होता है। तो आप
आपके मन में ये भ्रम नहीं रहना चाहिए कि बालक क्यों नहीं प्रयोग किया या बालिका ही क्यों प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर देखिए, कौशलों से अधिक देखिए, क्रमबद्धता से तात्पर्य है कि विकास एक क्रम से होता है। विकास का प्रत्येक चरण पहले वाले विकास पर आधारित होता है और उससे पहले नहीं हो सकता। बच्चे पहले घुटनों पर चलना सीखते हैं और फिर पैरों पर चल पाते हैं और उसके बाद दौड़ने लगते हैं और वयस्क जीवन में निर्णय लेने की योग्यता बाल्यावस्था के अनुभवों से ही विकसित होती है। आइए आगे देखते हैं। देखिए छठा, शारीरिक विकास और क्रियात्मक विकास क्या होता है। पहले जानते हैं शारीरिक विकास क्या होता है। देखिए, शारीरिक विकास, शिशु की लंबाई और वजन इसका प्रमाण है। शिशु का जो लंबाई और वजन बढ़ता है, ये शारीरिक विकास का एक पहलू है। दूसरा है, 1 वर्ष का होने तक शिशु का वजन जन्म के वजन से तिगुना हो जाता है। यदि शिशु का पहले वर्ष में जब जन्म लेता है उस टाइम यदि 2 केजी है तो 1 वर्ष के अंदर ये 6 केजी होना चाहिए। ये शारीरिक विकास का एक तात्पर्य है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए देखिए, मस्तिष्क और स्नायु तंत्र के विकास के लिए प्रथम 2 वर्ष निर्णायक होते हैं। मस्तिष्क और स्नायु तंत्र का जो विकास होता है प्रथम 2 वर्ष में ज़्यादा होता है। 4 नंबर देखिए, पहले वर्ष में जैसे टांगें और धड़ बढ़ते हैं, शरीर अधिक संतुलित दिखता है। 5वां है, पहले वर्ष में शरीर के आकार और अनुपात में पर्याप्त परिवर्तन होते हैं। आइए जानते हैं क्रियात्मक विकास क्या होता है। देखिए, इन सभी शारीरिक परिवर्तनों जैसे लंबाई, वजन का बढ़ना, मस्तिष्क, स्नायु तंत्र और मांसपेशियों का विकास, हड्डियों का सख्त होना और शरीर के अनुपात में परिवर्तन के कारण ही क्रियात्मक योग्यताओं का विकास संभव है। देखिए, दूसरा है, दूसरे टर्म में आप समझ सकते हैं इसको, जैसे क्रियात्मक कौशलों के विकास की चर्चा 2 वर्गों में की जा सकती है। पहला है स्थूल, दूसरा है सूक्ष्म। आप समझिएगा कि स्थूल क्रियात्मक विकास क्या होता है और सूक्ष्म क्रियात्मक विकास क्या होता है, उसको समझिए। देखिए, स्थूल क्रियात्मक कौशल वे हैं जिनकी शरीर की वृहत मांसपेशियों जैसे कंधे, कोहनी, कूल्हे और पीठ की मांसपेशियों में समन्वय की आवश्यकता होती है। जैसे चलने, भागने, ऊपर चढ़ने, फेंकने, पैर से धकेलने और पकड़ने की क्रियाओं में स्थूल मांसपेशियों का उपयोग होता है। आइए स्थूल समझ के सूक्ष्म समझते हैं वो क्या होता है। देखिए, सूक्ष्म थोड़ा बहुत आप यही समझ लीजिए। सूक्ष्म क्रियात्मक विकास क्या होता है कि बच्चा जो छोटा छोटा कार्य करता है, जैसे मोती जो एक धागे में पिरोना, वो सूक्ष्म क्रियात्मक विकास का एक अध्ययन है। जैसे किसी चित्र में रंग भरना, जैसे वातावरण है, किसी पौधे में यदि रंग भरता है, पत्तियों में रंग भरता है तो हरे रंग का भरता है, तो ये सब सूक्ष्म क्रियात्मक विकास में आ जाता है। तो यही थोड़ा जो समझ ले, आगे आने वाले क्वेश्चनों में हम सूक्ष्म क्रियात्मक विकास का थोड़ा विस्तृत जानकारी देंगे। आइए आगे देखते हैं। देखिए, आनुवंशिकता और परिवेश क्या होता है। 7वां टर्म है आनुवंशिकता और परिवेश क्या होता है। आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं, परिवेश से क्या समझते हैं, उसको भी थोड़ा सा विस्तृत करके बताते हैं आपको। देखिए, आनुवंशिकता क्या होता है। देखिए, क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा, मित्रता या अमित्रता, अंतर्मुखी या बहिर्मुखी होने के लिए कोई विशेष जीन नहीं होते हैं। जीन सामाजिक विकास को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। शिशुओं के स्वभाव में कुछ जन्मजात भिन्नता होती है। कुछ शिशु दूसरों की अपेक्षा अधिक चिड़चिड़े होते हैं, जल्दी व्यग्र हो जाते हैं। व्यग्र मतलब जल्दी वो मतलब उग्र हो जाते हैं कोई भी कार्य करने से, और उन्हें शांत कराना भी कठिन होता है। कुछ अपेक्षाकृत शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय होते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वे बेचैन हो। कुछ बच्चे दूसरे बच्चों की तुलना में अधिक सामाजिक होते हैं और लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। कुछ अधिक रोते हैं और अन्य
शांत प्रकृति के होते हैं। इन व्यक्तित्व भिन्नताओं का आधार आनुवंशिकता ही प्रतीक होता है। इससे आप आनुवंशिकता पे आप जान सकते हैं आनुवंशिकता किस तरह से बच्चे में होता है। देखिए, परिवेश से आप क्या समझते हैं, बच्चे में जो परिवेश का क्या मीनिंग होता है वो समझिए। देखिए, शिशु लोगों के प्रति अनुक्रिया दिखाने के लिए जन्म से ही तैयार होते हैं। उनकी विकासशील संवेदनात्मक क्षमताएं और सामाजिक और भावात्मक विकास में बहुत योगदान देती है, परंतु अधिकांश रूप से शिशु को जिस प्रकार के अनुभव होते हैं वे ही निर्धारित करते हैं कि बड़े होने पर शिशु का व्यक्तित्व और प्रकृति कैसी होगी। उदाहरण से आप समझ सकते हैं, अगर शिशु को प्यार नहीं मिलता तो उसमें दूसरों के प्रति विश्वास की भावना का विकास नहीं होगा। यदि शिशु को बच्चा में यदि प्यार नहीं मिला है तो उस शिशु दूसरे पे कम भरोसा करता है। देखिए, लगाव के विकास का कारण शिशुओं और पालनकर्ता के बीच अंतःक्रिया है। आप समझ लिए आनुवंशिकता और परिवेश। आइए एक प्रश्न भी देखते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछ लिया जाता है। इसको अच्छे से समझिए, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बच्चों के लिए कला का क्या अर्थ है, स्पष्ट करें। बच्चे में जो कला होता है उसका क्या अर्थ है उसको स्पष्ट करना है इस प्रश्न में, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछ लिया जाता है और काफ़ी बार ये आया हुआ है। इसको ध्यान अच्छे से समझिए। देखिए, हम कुछ टर्म देख के इसको समझाएंगे जो आप देखते चलिएगा। देखिए, पालनकर्ता कला के माध्यम से बच्चों को व्यस्त रखना चाहते हैं ताकि वह शैतानी करने में समय व्यर्थ न करें। बच्चों को चित्र बनाने, पेंटिंग करने और गीली मिट्टी के मॉडल बनाने में आनंद आता है क्योंकि इसके द्वारा वे स्वयं को अभिव्यक्त कर पाते हैं। कला क्रियाएं आयोजित करने का उद्देश्य बच्चों को व्यस्त रखने के बजाय बच्चों के विकास को बढ़ावा देना होना चाहिए। देखिए, पहला है आप कला से बच्चे में क्या विकास होता है वो समझिए। देखिए, कलात्मक क्रियाओं से क्रियात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। देखिए, आप क्रियात्मक विकास समझ गए हैं तो कलात्मक जो होता है कला वो बता दिए हैं। तो आप ये सब टर्म यदि उपयोग में आता है तो आप इसको आसानी से समझ गए, इसलिए पहले हम ये सब सेंटेंस वर्ड समझा दिए हैं आपको। देखिए, बच्चे आपस में एक दूसरे से बातचीत करके और अपनी खोज भी एक दूसरे को बताते हैं। बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर तथा बारी बारी से सामग्री का प्रयोग करना भी सीखते हैं। जब कोई बच्चा 5-6 बच्चा के साथ मिलकर खेलता है तो वहाँ पे सामग्री एक ही रहता है। वहाँ पे होता क्या है कि बच्चा जब कोई एक सामग्री कोई दूसरा उपयोग कर रहा है तो उसका वेट करता है, जब उसका उपयोग हो गया है तो वो बच्चा उपयोग करता है। इससे क्या होता है, सामाजिकीकरण बढ़ता है बच्चे में। इस प्रकार की अंतःक्रिया से सामाजिक तथा भाषा संबंधी विकास में सहायता मिलती है। यह हो गया। दूसरा समझते हैं, कलात्मक क्रिया से भी बच्चे में और भी विकास होते हैं। 5-6 टर्म समझाएंगे जो आपको एग्जाम में लिखना होगा। देखिए, कलात्मक क्रियाएं आयोजित करने से बच्चों के सर्वांगीण विकास के अवसर उत्पन्न होते हैं। विचार तथा भावनाएं जिन्हें बच्चे अपने सीमित शब्द ज्ञान अथवा अनुमोदन के डर से व्यक्त नहीं कर पाते हैं, वे चित्रकारी के रंगों, मिट्टी के ढीली वस्तुओं, पैरों के थिरकने, ढोल बजाने जैसी क्रियाओं से व्यक्त होते हैं। तीसरा है, कलात्मक क्रियाओं द्वारा संज्ञानात्मक संकल्पनाएं सीखी जा सकती है। पेंटिंग करते समय बच्चों को रंग का ज्ञान हो जाता है। जब बच्चे ब्रश को पहले पीले रंग में और फिर नीले रंग में डुबाते हैं तो वे ये सीख लेते हैं कि नीला और पीला रंग मिलाने से हरा रंग बन जाता है। आइए आगे देखते हैं। चलिए यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। देखिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ये प्रश्न बताएंगे, अच्छे ECCE कार्यकर्ता के गुण क्या हैं। ये भी आपके एग्जाम में 7 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम यही प्रश्न बताएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है,
वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट जरूर करना है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।